नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। और बात करूंगी कठुआ कांड को ही लेकर। कठुआ कांड को लेकर मीडिया को जमकर घेरा जा रहा है क्योंकि एक चैनल लगातार इस पर बाकायदा रिपोर्टिंग कर रहा है और रिपोर्टिंग करके बता रहा है कि विशाल जंगोत्रा का आखिर सच क्या है। और वो ATM तक पहुंच गए, कॉर्पोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनी स्टेटमेंट तक निकलवा लिया कि SIT जो कह रही है कि 12 से 15 जनवरी के बीच विशाल जंगोत्रा जम्मू कश्मीर में कठुआ में था। लेकिन ये जो ATM की जो फुटेज सामने आई है वो कुछ और ही बयां कर रही है कि विशाल जंगोत्रा मीरापुर में था, यानी कि यूपी के मुजफ्फरनगर के पास मीरापुर इलाका पड़ता है जहां पर वो ATM से पैसे निकालते हुए देखा गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं मीडिया पर कि आखिर मीडिया किस तरह की कवरेज कर रहा है। मैं भी पत्रकार हूँ और कहते हैं एक मीडिया जो है वो तिल को तार और तार को तिल भी बना सकता है। आप समझ रहे हैं, एक छोटी सी बात को बवंडर और बवंडर को छोटी सी बात भी बना सकता है। मीडिया जब कवरेज देती है, मीडिया किसी चीज़ को तूल देती है तो फिर वो एक राष्ट्रीय मीडिया का विषय बन जाता है। आपको पता होगा निर्भया कांड जब मीडिया ने इस पर लगातार कवरेज करनी शुरू की थी तो हर चैनल पे आपने देखा होगा वही 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 वही, तो कहीं ना कहीं हर मीडिया उस चीज़ को कवरेज देने लगा था। क्योंकि जब एक चैनल आगे बढ़ता है तो उसकी रेस में सब आगे बढ़ जाते हैं कि वो दिखा रहा है तो हम भी पीछे 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 हम भी लग जाते हैं। कुछ यही हर्ष हो रहा है कठुआ कांड का। हालांकि अब कठुआ कांड को लेकर रिपोर्टिंग सारे चैनल पे कम हो गई, लेकिन एक चैनल जो है बकायदा अभी भी सत्य पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दिखा ही रहा होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे चैनल की और एक ऐसे पत्रकार की, और बात करते हैं देश के जाने माने पत्रकारों की। क्योंकि अगर पत्रकारों से इस बात की उम्मीद की जाती है, मीडिया से बाकायदा इस बात की उम्मीद की जाती है, वो जनता की आवाज़ होते हैं, वो जनता की आवाज़ होते हैं और शायद इसीलिए उनको लिबर्टी दी जाती है हर जगह कि वो हर चीज़ को जाकर जनता की आवाज़ बने और जनता की आवाज़ को सरकार तक, हुक्मरान तक पहुंचाएं। लेकिन क्या हो जब ये जो आवाज़ है, ये जो बीच का जो मीडिएटर है, यही अगर इस तरह से बायस्ड होकर काम करेगा तो फिर कहाँ जाएगा इंसाफ, कहाँ जाएगी जनता की आवाज़, और फिर क्या होगा ये भी सोचना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग अब मीडिया पर सवाल खड़े करने लगे हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर मीडिया कर क्या रहा है। मीडिया की रिपोर्टिंग पे सवाल खड़े करने बनते हैं क्योंकि इसके पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा इंसान को दो पक्ष रखकर बात करनी चाहिए। हम किसी के लिए नहीं बैठे हैं, हमें हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से जनता के सामने पेश करना है। लेकिन आप अक्सर डिबेट शो में देखते रहते होंगे किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को भड़का दिया जाता है। एक पक्ष कितना हावी हो जाता है, दूसरा पक्ष को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, फिर वहाँ पर एक भाषा की मर्यादा तक पार हो जाती है। अफसोस आप खुद देखते रहते होंगे डिबेट का, जिस तरह डिबेट हर चैनल पर आपको नजर आती होगी हर मुद्दे पर। गोदी मीडिया का नाम सुना होगा अक्सर आपने, और ये नाम जो है वैसे कई पत्रकारों के नाम से मुँह से सुना होगा, लेकिन रवीश कुमार का जिक्र करूंगी मैं। NDTV में NDTV का चैनल जो है उसमें प्राइम शो करते हैं रात के 9 बजे, आप देखते होंगे। इवन उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, रवीश की रिपोर्ट, वो किस तरह से तबके की रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ पर शायद कोई मीडिया नज़र नहीं आता। देश में जाने वाले पत्रकारों की कमी नहीं है, बहुत से पत्रकार हैं। अर्नब गोस्वामी, राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा। महिला पत्रकारों की बात करो, अंजना कश्यप, श्वेता सिंह, अरफा खनम और रुपिका लियाकत, तो ऐसे बहुत से नाम हैं। लेकिन क्या मैं इन पत्रकारों पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं कह रही हूँ आप रवीश की रिपोर्ट देखिए, वो किस तबके की जाके रिपोर्टिंग करते हैं, उनके साथ कैसे उनके साथ ही एक मिल जाते हैं, उनके साथ ही उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं भाई कि मैं पत्रकार हूँ लेकिन मैं तुम्हारी तरह हूँ। आपने उनकी बेकायदा एक मजदूर पे रिपोर्ट देखी होगी, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने दिल्ली में जो बिहार के मजदूर थे उनको लेकर कवरेज की थी और बहुत अच्छी कवरेज की थी उन्होंने। और उसमें देखिएगा किस तरह से वो मजदूरों के साथ बैठ कर खाना खाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं आराम से। तो कहीं ना कहीं लोग अपनापन चाहते हैं, ये नहीं कि आप जाइए माइक में एटीट्यूड दिखाइए, यस कि मैं चैनल से हूँ बताइए और माइक खींच लीजिए। इससे कहीं ना कहीं उनका जहन भी कहीं ना कहीं दुख जाता है। उनको लगता है कि क्या ये मीडिया हमारी आवाज़ बनने आया है? नहीं, ये हमारी आवाज़ बनने आया ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे का मीडिया है। रवीश कुमार की पत्रकारिता की तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनकी तारीफ बनती है, क्योंकि हमेशा वो कभी बायस्ड वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो हमेशा दो पक्ष रखकर बात करते हैं। हालांकि आरोप उन पर भी लगते हैं आरोप उन पर भी लगते हैं कि वो किसी और पार्टी की हिमायती करते हैं, वो उनकी सोच थोड़ी सी, उनके चैनल की सोच कुछ अलग तरीके की है। चैनल को भी हमेशा कटघरे में रखा जाता होगा। मैं आपको क्या बताऊं, खुद ही आप देखते होंगे NDTV, तो उस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी पत्रकारिता है। बाकी चैनलों के कंपेरिजन में NDTV क्यों पीछे रहता है? पीछे इसीलिए रहता है क्योंकि वो हमेशा सही चीज़ें तो दिखाता ही है और कहीं ना कहीं हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करता है। कभी एकदम उतावला होकर वो चीज़ों को कवर नहीं करता है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ चैनल की, लेकिन जो है अगर तारीफ़ करनी चाहिए किसी चीज़ की तो वो
तारीफ होनी चाहिए। ऐसे में रवीश कुमार ने कठुआ कांड को लेकर भी अपने जज्बात शेयर किए थे, और जब ये कठुआ कांड सामने आया था तो उन्होंने बताया प्राइम शो में किस तरीके से हर चीज़ को घेरा था, किस तरीके से इस केस को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। फिर लाल सिंह को भी उन्होंने घेरा था, किस तरह से आरोपियों के समर्थन में रैली निकालने, बाकायदा उन्होंने कहा था कि एक पत्रकार है उनकी रिपोर्ट पढ़िए, उसी पत्रकार की रिपोर्ट का मैं कुछ अंश आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरह से रवीश कुमार ने इस मामले पर हल्ला बोल किया था और बताया था कि आखिर किस तरीके से इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। और इसमें मेरे पास हालांकि खबर बहुत बड़ी है, खबर कहें या फिर आर्टिकल कहें, बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगी क्योंकि मेरे पास भी समय कम है। ये आप देख सकते हैं, ये रवीश कुमार, और इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में छपने वाली ओपन पत्रिका में राहुल पंडिता और ndtv.com पर नज़ीर मसूदी का लेख पढ़िएगा। रवीश कुमार ने कहा है, और मैं आपकी चुप्पी को समझता हूँ, जानवर बन जाने के बाद आपका बोलना भी बेकार है। इससे पहले कि आप अक्षरों को भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की तरह पहचानने लगे, क्या उम्मीद की जा सकती है कि नीचे लिखे गए विवरण को आप पढ़ेंगे? कोशिश कीजिएगा। मैंने राहुल पंडिता और नज़ीर मसूदी की रिपोर्ट का सार आप हिंदी वालों के लिए पेश करने की पूरी कोशिश की है, तो मैं भी इन्हीं की चीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं आपको इसमें देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं बाकायदा कि 2010 में मोहम्मद यूसुफ ने बेटी को गोद लिया था। बकरवाल जो परी है, हमने काल्पनिक नाम दिया है और इसमें हालांकि नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है और खबर में दिया गया, लेकिन मैं परी नाम बता रही हूँ आपको। तो बकरवाल घुमंतु समुदाय के यूसुफ ने जम्मू को अपना ठिकाना बना लिया था, और जहाँ 5 साल से समुदाय को लेकर डोगरा हिंदुओं के मन में आबादी का भय खड़ा किया जा रहा था, और रोहिंग्या मुसलमानों के यहाँ बसाए जाने से भी इससे हवा मिली कि आबादी का संतुलन बदल रहा है। आप जानते हैं आबादी का भय खड़ा कौन करता है? इनके भीतर जहर का फेन ऊपर आने लगा, कहीं जम्मू में भी अल्पसंख्यक ना भर जाए, और जैसे देश के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए कोई देश ही नहीं है। और राहुल पंडिता ने लिखा है कि हिंदू और बकरवाला के बीच तनाव बढ़ने लगा और शक और नफरत ने 8 साल की बच्ची परी को अपना शिकार बना लिया। और आप चार्जशीट पढ़ेंगे तो आपके भीतर बैठी उस भीड़ का खौफनाक चेहरा नजर आने लगेगा। चार्जशीट में लिखा है कि इस हत्या में मंदिर का पुजारी 60 साल का सांजीराम पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया शामिल हैं। इस इलाके से बकरवाल को भगाने की प्लानिंग कर रहे सांजीराम की नजरें कई दिनों से इस बच्ची पर थी। परी अक्सर टट्टुओं को चराने ले जाती थी और सांजीराम ने ये प्लान परी अक्सर टट्टुओं को चराने ले जाती थी और सांजीराम ने प्लान दीपक खजूरिया अपने बेटे और भतीजे से साझा किया, और ये भतीजा 18 साल से कम है, इसीलिए यहाँ भतीजा ही कहूँगा, नाम नहीं लूँगा। और 3 महीने पहले ही भतीजे को एक लड़की के साथ गलत व्यवहार के लिए स्कूल से निकाला भी गया था। और पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया दवा की दुकान पर जाता है, बेहोशी की दवा खरीद लाता है। उसके बाद भतीजे से कहता है कि वो आशिफा को अगवा कर लाएगा तो चोरी से इम्तहान पास करने में उसकी मदद कर देगा। और भतीजा अपने दोस्त परवेश कुमार को बताता है। 9 जनवरी को भतीजा और परवेश जाते हैं और नशे के चूर में डोज खरीदते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि नफरत की राजनीति आपको या आपके बच्चे को इस्तेमाल करेगी और हत्यारा बना देगी। और आप देखिए कैसे 2 बच्चों का इस्तेमाल होता है इसमें। और 10 जनवरी को भतीजे को सुनाई देता है कि परी किसी औरत से अपने टट्टुओं के बारे में पूछ रही है। वो परी को बताता है कि उसने जंगलों में घोड़ों को देखा है, और परवेश और भतीजा उसको साथ ले जाते हैं। और पुलिस के मुताबिक परी को कुछ शक होता है, वो भागने लग जाती है। भतीजा उसे पकड़ लेता है और धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, उसे जबरन रख दे देता है और परी बेहोश हो जाती है और भतीजा उसका बलात्कार करता है। उसके बाद परवेश भी बलात्कार करने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता है। इसके बाद परी को उठाकर छोटे मंदिर में ले जाया जाता है जिसका पुजारी सांजीराम है। अगले दिन दीपक खजूरिया राम का भतीजा उसे देखने आते हैं। खजूरिया उसके मुंह में बेहोशी की 2 टैबलेट ठेल देता है और शाम को भतीजा सांजीराम के बेटे को फ़ोन करता है, और जो मेरठ में कृषि स्नातक की पढ़ाई यानी विशाल जंगोत्रा का जिक्र कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उसे कहता है कि अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो जल्द आओ। अगली सुबह विशाल जम्मू पहुँच जाता है और 2 घंटे बाद परी को 3 टैबलेट दिए जाते हैं। उसे अभी तक कुछ भी खाने को नहीं दिया गया है। सांजीराम पुलिस वाला तिलक राम को विश्वास में लेता है और 12 जनवरी की दोपहर परी के पिता मोहम्मद यूनुस पुलिस में केस दर्ज कराते हैं। पुलिस तलाश पर निकलती है। उस टीम में दीपक खजूरिया और तिलक राम दोनों हैं। इन्हें बचाने के लिए बीजेपी के 2 मंत्री और पार्टी के नेता सीबीआई की जांच की मांग का ढोंग करते हैं। वहाँ हिंदू एकता मंच का निर्माण होता है जिसके साथ ये लोग खड़े होते हैं। सांजीराम अपनी बहन के यहाँ जाता है और कहता है उसके बेटे ने किसी लड़की को अगवा किया है, बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत देनी है। बहन से 1.5 लाख लेकर आता है और तिलक राम को देता है। इसके जरिए 5 लाख देने की बात होती है जिसमें सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को भी हिस्सेदार बनाया जाता है। आनंद दत्ता भी एक आरोपी है। बीती 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन सांजीराम, उसका बेटा और भतीजा मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। सांजीराम के जाने के बाद उसका बेटा परी का बलात्कार करता है, फिर उसका छोटा भाई बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद परी को 3 टैबलेट दिए जाते हैं और पुलिस ने बाकी टैबलेट बरामद कर लिए हैं।
लोहड़ी की शाम को सानीराम सबको बताता है कि लड़की को मारने का समय आ गया है। उस रात परी को एक पुलिया के नीचे ले जाते हैं। तभी खजूरिया पहुंचता और कहता है मारने से पहले एक और बार बलात्कार करना है। वो बलात्कार करता है। उसके बाद अपनी बाईं जांघ के नीचे परी का गर्दन दबाने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता है। सानीराम का भतीजा आता है, चुन्नी से उसकी गर्दन कस देता है और उसके पाँव पीछे से मोड़ कर तोड़ देता है। और परी मर गई है ये पुख्ता करने के लिए 2 बार पत्थर से उसके सर पर मारता है। और फिर जो डेड बॉडी है मंदिर में लाई जाती है। 15 जनवरी की सुबह जंगल में फेंक दी जाती है। और नज़ीर मसूदी ने लिखा है कि कोर्ट में वकीलों ने इतना हंगामा किया कि 6 घंटे लगे पुलिस को चार्जशीट दायर करने में। और परी के खून से सने कपड़े गायब कर दिए जाते हैं। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की उसका तबादला हो जाता है। एसएसपी रमेश जल्ला ने बताया कि वो हर हफ्ते हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दे रहे थे। कश्मीर को जानने वाले पत्रकार राहुल पंडिता बार बार कहते हैं कि रमेश जाला और टीम के सदस्यों का रिकॉर्ड शानदार है, उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं इस आर्टिकल में। और ये नज़ीर मसूदी का आर्टिकल है जिसे रवीश कुमार ने शेयर किया है। और रवीश कुमार ने बाकायदा अपने प्राइम शो में भी इस बात की, प्राइम टाइम में भी इस बात कही थी कि इस केस को सांप्रदायिक चश्मे से ना देखा जाए। और जो इसमें बारीकी से पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई उस पर यह आर्टिकल आधारित है। तो ऐसे में आप खुद इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और आप सर्च कर सकते हैं रवीश कुमार का आर्टिकल, क्योंकि उन्होंने ही शेयर किया है। तो ऐसे में आप उनका शो भी देख सकते हैं। तो इसमें सोचिए ज़रा किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने रवीश कुमार के की इस खबर की बात इसलिए की क्योंकि मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हाँ, उठने लाजमी भी हैं। मैं भी इस चीज़ की निंदा करती हूँ कि मीडिया भी बायस्ड होकर काम कर रहा है, जो कि गलत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे पत्रकार अभी भी हैं जो कि एकदम सही पत्रकारिता कर रहे हैं और पीछे असल सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे की वो दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी का समर्थन, किसी के सपोर्ट के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ, जो सच है वो आपके सामने ला रही हूँ। तो दर्शकों, आपके खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक भी नमस्कार।